हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के कोर्स का जो पेपर 3 है उसके अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कार्ल मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग कार्ल मार्क्स का जो एक सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मार्क्स ने इसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है। हमने अपने पिछले क्लास में मार्क्स के जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बाद इतिहास की व्याख्या जो उनकी थी, आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत हमने अपने लास्ट क्लासेस में किया है। तो जो लोग नए हैं वो लोग इससे संबंधित जो मेरी पिछली जो वीडियो है उसको देख लेंगे ताकि आपको उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की विवेचना या उसकी व्याख्या आज के क्लास में हम लोग करेंगे और यह जानेंगे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है और फिर उसकी आलोचनाओं को देखेंगे और फिर हम लोग निष्कर्ष को देखने का प्रयास करेंगे। तो कार्ल मार्क्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है और हमने बताया है कि यह जो है वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन, धर्म विहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं और जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी जिसमें मज़दूरों का घोर शोषण हो रहा था, उनका अत्याचार हो रहा था, तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसी में से एक उनका सिद्धांत है वह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है में वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है या उसकी जो धारणा है को विशेष महत्व दिया गया है और इस संबंध में जो साम्यवादी घोषणा पत्र है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है और मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की जो यह धारणा है वो ऑगस्टीन जो थोर थे, एक विचारक हैं, उनसे ली गई थी, लेकिन इसकी पूर्ण व्याख्या जो है वो मार्क्स के द्वारा की गई है। तो ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जैसे कि वर्ग संघर्ष मतलब क्लास स्ट्रगल थ्योरी इसको कहते हैं और इस सिद्धांत के ये जो सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। मार्क्स और एंजल्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर बहुत ही विशेष बल दिया है और वर्ग संघर्ष का अर्थ है कि धनवान तथा निर्धन वर्गों का संघर्ष, ठीक है, जो हैव्स एंड हैव्स नॉट जो हैं उनके बीच का संघर्ष। इसमें धनवान वर्ग जो है उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामी होता है और निर्धन वर्ग अपने जीवन निर्वाह के लिए श्रम की क्षमता पर आश्रित होता है। धनवान वर्ग का आकार बहुत ही छोटा होता है, संख्या में वो लोग बहुत ही कम होते हैं, परंतु वह अपनी आर्थिक शक्ति के इर्द गिर्द राजनीतिक शक्ति जो है उसका भी बाना बुन लेते हैं और इस तरह से धनवान वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग जो होता है की स्थिति में आ जाते हैं और निर्धन वर्गों को पराधीन वर्ग की स्थिति में ढकेल देते हैं। मतलब इतने कम संख्या में होते हुए भी वो इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि इनकी शक्तियाँ जो है शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और एक तरफ दूसरी ओर जो है जो निर्धन लोग जो हैं वो लोग को वो गरीब और भी गरीब होते जाते हैं। समाज का जो विभाजन इन्होंने किया है उसमें वर्ग
जो है क्लास जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो धनवान वर्ग जिसको वो हैप्स बोलते हैं, और दूसरा है हैप्स नॉट मतलब निर्धन वर्ग। धनवान वर्ग जो है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, और जो निर्धन वर्ग होता है वो जीवन निर्वाह के लिए जो है श्रम की क्षमता पर आश्रित होता है, यानी कि मेहनत मजदूरी पर आश्रित होता है। और इस तरह से जो धनवान वर्ग होता है वो प्रभुत्वशाली वर्ग, डोमिनेंट क्लास जो हो जाता है वो हो जाता है, और जो निर्धन वर्ग है वो पराधीन डिपेंडेंट क्लास जो है वो कहा जाता है। और इसी तरह यही जो है, इसी की वजह से जो है वर्ग संघर्ष जो है, क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो उत्पन्न होता है, और मेन इसका मतलब रीज़न यही है। मार्क्स और एंजल की प्रसिद्ध कृति जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, जो 1848 में लिखी गई थी, के अनुसार समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, और स्वतंत्र जन और दास और कुलीन और असामान्य जन या जमींदार और किसान या ठेकेदार और मिस्त्री, संक्षेप में अगर कहें तो मतलब जितने भी लोग हैं क्लास को अगर उसने देखा है तो दो वर्ग में डिवाइड है, और इसमें उसने इस तरह से उसको विभाजित किया है कि वो दोनों वर्ग जो है एक दूसरे से संघर्ष करते हुए रहते हैं, और वे कभी भी चोरी छिपे या कभी भी खुलेआम या लगातार आपस में लड़ते रहते हैं। और इस लड़ाई का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुआ है, या फिर दोनों संघर्षरत वर्गों के विनाश में हो रहा है। तो सामाजिक जो इतिहास है उसका प्रत्येक अध्याय साक्षी है कि बलवान जो लोग हैं या जो धनवान लोग हैं वो लोग जो है निर्धन वर्ग पर निरंतर जो है वो अत्याचार करते रहे हैं, और इस तरह राज्य जो है वो उत्पीड़न का एकमात्र साधन रहा है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्वयं जो कामगर वर्ग हैं समाज की बागडोर नहीं संभाल लेते, और तभी समाज जो है वो शोषण, उत्पीड़न, वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष के अभिशाप से मुक्ति पाएगा। मतलब जो निर्धन लोग हैं जब तक उनका शासन नहीं आएगा, जब तक पूरे समाज पर उनका आधिपत्य नहीं होगा, तब तक जो है ये संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। जो धनवान लोग हैं निर्धन लोगों पर, जो शक्तिशाली लोग हैं वो निर्धन लोगों पर, जो सक्षम लोग हैं अक्षम लोगों पर जो है वो किसी न किसी तरह से शोषण जो है वो करते रहते हैं। ये बातें जो है मार्क्स और एंजल्स के द्वारा जो लिखी गई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसमें बताई गई है। उन्होंने आगे बताया है कि प्राचीन काल की जो दास प्रथा के अंतर्गत सेवक और स्वामी दो परस्पर विरोधी वर्ग थे। अगर प्राचीन काल की अगर हम बात करें, अगर मध्यकाल में हम देखते हैं तो सामंती जो प्रथा है के अंतर्गत किसान और जमींदार परस्पर विरोधी वर्ग के रूप में दिखाई देते हैं। और अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कामगर और पूंजीपति फिर परस्पर विरोधी वर्गों के रूप में प्रकट होते हैं। मार्क्स के अनुसार आधुनिक युग में वर्ग संघर्ष अपनी जो है वो चरम पर पहुंच गया है, और उसका विचार है कि पूंजीवादी समाज में वर्गों का विभेदीकरण अत्यंत स्पष्ट हो जाता है, और वर्ग चेतना अत्यंत प्रखर हो जाती है, और वर्ग संघर्ष अत्यंत तीव्र हो जाता है। और उसने तर्क दिया है कि पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली में माल निर्माताओं की निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन धीरे धीरे इन्हें गिने लोगों के पास जो है वो हाथों में सिमट कर चली जाती है, और मध्यम वर्ग अपने पैर पर खड़ा न रह पाने के कारण कामगर वर्ग में के साथ वो मिल जाता है, और मिल जाने पर कोई लिए विवश हो जाता है, और परिणाम स्वरूप जो होता है जो पूंजीपति जो छोटा वर्ग है होता है जो आ रहा है बरसों से चला जाएगा, और कामगर वर्ग का आकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा,
और इस तरह से पूंजीपति अपने बढ़ते हुए लाभ का उपयोग जो है स्वयं नहीं कर पाएंगे और अतः वे उसे फिर से उद्योगों में लगा देंगे और इससे उत्पादन तो बढ़ेगा, परंतु जो निर्धन कामगार वर्ग है वो क्रय शक्ति के अभाव में बाजार नहीं जुटा पाएगा। तब देश के बाहर बाजार को तलाशने की ज़रूरत होगी, शुरू हो जाएगी। अतः परिवहन और संचार के उन्नत साधनों का विकास होगा और जिससे कि विभिन्न देशों के साथ परस्पर जो है वो संबंध जुड़ेगा और जो सचेत कामगार वर्ग अपने संगठन की सुदृढ़ता और अपने आंदोलन के विस्तार के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगेंगे। और इस तरह से क्या होगा, पूंजीपति वर्ग या बुजुर्गा वर्ग जिसको बोलते हैं बुजुर्गा क्लास, और जो कामगार वर्ग है सर्वहारा वर्ग जिसको बोलते हैं, वर्गों के बीच जो है वो सीधे संघर्ष जो है वो उत्पन्न होगा या संघर्ष की संभावनाएं जो है वो उज्जवल हो जाएगी। और क्या होगा, सर्वहारा वर्ग अपनी विशाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के बल पर जो मुट्ठी भर के पूंजीपति लोग होंगे उनको धराशायी कर देंगे और इस तरह से लुटेरों को लूट लिया जाएगा और सर्वहारा वर्ग की एक तरह से विजय हो जाएगी। विजय के बाद उत्पादन के जितने भी प्रमुख साधन होंगे वो सामाजिक स्वामित्व में रख कर पुराने पूंजीपतियों को कामगार बन जाने के लिए भी बस कर दिया जाएगा और जिससे समाज के सभी सदस्य जो है वो उत्पादन करने वाले बन जाएंगे और दूसरे के श्रम पर पलने वाला कोई नहीं रहेगा। मतलब जो कुछ मुट्ठी भर जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजी लगाते हैं, वो ऐसी स्थिति होगी कि एक दिन जो इनकी संख्या बढ़ेगी और एक तरह से इनकी सारी संपत्ति जो है वो जो अधिनायक वर्ग है उसके द्वारा छीन ली जाएगी और जो संपत्ति होगी उस पर सामाजिक जो है स्वामित्व हो जाएगा और जितने भी लोग हैं सभी को मतलब काम करना होगा और विवश किया जाएगा और समाज के जितने भी उत्पादन के साधन होंगे वो जो है वो सभी के द्वारा किया जाएगा और दूसरों के श्रम पर पलने का कोई नहीं रहेगा और इस तरह से वर्ग भेद जो है, क्लास स्ट्रगल जो है वो मिट जाएगा। अतः वर्ग विहीन समाज का उदय होगा, क्लासलेस सोसाइटी का उदय होगा। मार्क्स कहते हैं कि अब तक का जो हमने इतिहास देखा है में जिस वर्ग ने शोषण कर्ताओं से सत्ता छीनकर कालांतर में वह स्वयं जो है शोषणकर्ता बन गया है। और उदाहरण के लिए अगर आधुनिक युग के आरंभ में नए जो पूंजीपति वर्ग ने पुराने जमींदार वर्ग से सत्ता छीनी, परंतु कालांतर में वह स्वयं कामगार वर्ग का शोषण करने लगे और इसलिए जब तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनमें इतिहास अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है और अर्थात शोषण मुक्त समाज का उदय नहीं हो पाया है। परंतु जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष से जो क्रांति होगी वह पिछली सभी क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि इससे शोषक वर्ग का अस्तित्व मिट ही जाएगा और जो है वर्गहीन समाज की स्थापना का रास्ता खुल जाएगा। मार्क्स ने वर्गविहीन समाज को साम्यवादी समाज की संज्ञा दी है। चूँकि मार्क्सवादी संकल्पना के अनुसार राज्य दूसरों के उत्पीड़न का साधन मात्र है, इसलिए साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप राज्य जो है वो लुप्त हो जाएगा। अतः साम्यवादी समाज वर्ग विहीन होगा और राज्य विहीन होगा। साम्यवाद के उदय के पहले सामाजिक विकास की सब अवस्थाओं में मनुष्य प्रकृति के निर्विकार नियमों से बंधा हुआ है, अतः विवश होता है। परंतु साम्यवाद की स्थापना हो जाने पर वह बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन और समाज को मनचाहा रूप देने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अतः साम्यवादी समाज की स्थापना ऐसे परिवर्तन को बढ़ावा देगी जिसमें मनुष्य विवस्था लोक जो किंगडम ऑफ नेसेसिटी से मिलकर स्वतंत्रता लोक में प्रवेश करेगा, किंगडम ऑफ फ्रीडम में प्रवेश करेगा। परंतु साम्यवाद की स्थापना से पहले एक
अंतरिम अवस्था को पार करना होगा, जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटाना होगा। मार्क्स ने इस अवस्था को समाजवाद की संज्ञा दी है। इसकी विशेषता सर्वहारा का अधिनायक तंत्र होगा। इस अवस्था में राज्य का स्वरूप अपने पूर्ववर्ती राज्यों की तरह उत्पीड़नकारी ही होगा, परंतु पूर्ववर्ती राज्यों के विपरीत इसमें पुराने शोषक वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग जो हैं का उत्पीड़न किया जाएगा और निर्धन शोषित वर्ग का नहीं। जो अधिनायक वर्ग का जो उत्पन्न होगा तंत्र जब स्थापित होगा, इसमें उल्टा होगा। मतलब अभी तक जब जो समाज में पूंजीपतियों के द्वारा जो है सर्वहारा वर्ग का शोषण हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पूंजीपति वर्ग हैं उनका शोषण होगा। जो साम्यवादी व्यवस्था से ठीक पहले जो आता है व्यवस्था, जिसको उसने सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र बोला है, और हमने अपने लास्ट क्लास में भी देखा था, 6 अवस्थाएं पढ़ी थी, तो उसमें जो था वो जो 5वां जो अवस्था है उसी की चर्चा उसने यहाँ पे की है। और इस तरह से जो है जो भी निर्धन शोषित वर्ग, ऐसा समाज बुजुर्गवा संसदीय लोकतंत्र की तुलना में अधिक लोकतंत्रीय होगा, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र ऐसे समाज में नहीं पनप सकता जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरह दो परस्पर विरोधी वर्गों में बटा हो। समाजवाद की छत्र छाया में ही साम्यवाद का उदय होगा। समाजवाद और साम्यवाद में एक और अंतर यह होगा कि साम्यवाद में तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको जो है वो प्राप्ति होगी। और परंतु समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपने कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा। ये दो बेसिक डिफरेंसेस है। सो आप लोग स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा कि साम्यवाद कहता है कि जो व्यवस्था होगी उसमें जो है अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को काम मिलेगा और उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको उसका मतलब उत्पादन के साधनों पर या जीवन की आवश्यक चीज़ें उसको मिलेंगी उसके आवश्यकता अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या समाजवाद क्या कहता है कि योग्यता के अनुसार तो काम मिलेगा, लेकिन उसको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब उसका उत्पादन के साधनों पर या उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा, जितना उसकी योग्यता होगी उसी के आधार पर। ऐसा नहीं है कि उसकी आवश्यकता के आधार पे होगी। तो ये बेसिक जो है डिफरेंस है इन दोनों में, उसको हमें ध्यान से रखना होगा और समझने का प्रयास करना होगा। यहाँ एक बात जो है वो ध्यान देने योग्य है कि हेगल का जो राष्ट्र राज्य की उसने जो संकल्पना की थी को सामाजिक विकास का उसने अंतिम लक्ष्य माना था, और मार्क्स जो है वो सामाजिक प्रगति के लिए राष्ट्र की सीमाओं को स्वीकार जो है वो नहीं करते हैं। वह ऐसे वर्ग चेतना में विश्वास करते हैं जो राष्ट्र या देश की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकता, और इस तरह से जो पूंजीवाद को पराजित करने के लिए वह संपूर्ण विश्व के जितने भी विश्व के कामगार जो हैं उनको एकत्र करने का, उनमें एकता का आह्वान करते हैं। और इसी अर्थ में मार्क्सवाद का जो स्वरूप है वो है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका हो जाता है। जहाँ उन्होंने हेगल ने राष्ट्रवाद का संकल्प दिया और राष्ट्र तक सीमित रखा, वहाँ इनका जो कंसेप्ट जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद तक पहुँच जाता है, क्योंकि वे समस्त जितने भी विश्व के कामगार मजदूर हैं सभी को यूनाइट करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी स्थिति जो है वही होती है, उनके साथ शोषण और अत्याचार ही होता है। समाजवाद की स्थापना के बाद साम्यवाद के उदय में कितना समय लगेगा, यह जो है वो विवाद का विषय है। और V.I. लेनिन ने, जिनका जीवन काल 1870 से 1924 तक था, के अनुसार समाजवाद की स्थापना के बाद जब पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटा दिया जाएगा तब वर्ग संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा। और जब वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, परंतु सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व के लिए साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी को अनिश्चित काल तक बने रहना पड़ेगा। माओ
जेडोंग ने भी इनका कार्य जो इनका जीवन काल जो है 1893 से लेकर 1976 तक था, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का विस्तार करते हुए यह तर्क दिया है कि सर्वहारा वर्ग सत्ता संभाल लेगा। तब भी अंतर्विरोध का नियम जो है, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सक्रिय रहेगा और जो जिस पर मनुष्य का अपना वश नहीं होता है। अतः समाजवाद के दौर में भी वर्ग संघर्ष का अंत नहीं हो पाएगा होगा, केवल उसका रूप जो है वो बदल जाता है। और माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो जाती। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और विचारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी। इतना लंबा समय लगेगा, इसके लिए कुछ दशक पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसमें कई शताब्दियां लग जाएंगी। लेनिन और स्टालिन से मतभेद प्रकट करते हुए माओ ने यह तर्क दिया है कि समाजवादी व्यवस्था में भी मूल्यों और संस्कारों के स्तर पर सर्वहारा और बुजुर्गा वर्गों का संघर्ष जो है वो लगातार चलता रहेगा और यह लंबा चलने वाला, बार बार पैदा होने वाला दारुण और जटिल संघर्ष होगा। समुद्र की लहरों की तरह यह कभी बहुत उग्र जो हो जाता है और कभी कुछ शांत होगा, परंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। अतः समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निरंतर क्रांति की प्रक्रिया होगी, जिसमें कभी कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो ये बातें जो हैं उसने मार्क्स ने अपने क्लास स्ट्रगल के अंतर्गत जो है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है, उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि जो वर्ग व्यक्ति के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित एक हो, उसे वर्ग कहते हैं। और मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित जो दो वर्गों को है जो उसको मानकर चलता है, जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। और वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आ जाए, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, तो इसे जमींदार या पूंजी वर्ग कहते हैं, और दूसरा उस पर आश्रित रहने वाला जो होता है, घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है और उसे परिश्रमी जीवी वर्ग या शोषक शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने के बाद भी जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो पूरी करने में, साधन को जुटाने के लिए निरंतर जो है वो काम करते रहता है। मतलब जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। और इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग का नाम जो है वो दिया गया है। और पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर जो है वो विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है, जिससे कि वह अधिक से अधिक जो है वो लाभ, और मजदूर अधिक से अधिक, और जो मजदूर है वो अधिक से अधिक मजदूरी जो है वो लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष जो है वो आरंभ हो जाता है, और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। और इसी कारण जो वर्ग संघर्ष जो है हमेशा जो है चला आ रहा है। और मार्क्स तथा एंजल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि स्वतंत्र मनुष्य, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा अनवरत जो है वो जो है कभी लुककर, कभी छिपकर, कभी थोड़ा कम, कभी ज़्यादा, लेकिन जो वह कभी खुलकर तो संघर्ष चलाते रहते हैं। और इस संघर्ष के परिणाम में परिणत हर बार या तो समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण हुई है, या संघर्ष करने वाले
वर्गों का विनाश हो जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो समाज है इसमें जो है संघर्ष जो वो है चलता रहता है, क्योंकि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषित और एक शोषित वर्ग। और इस तरह से जो अमीर या पूंजीपति या शक्तिशाली वर्ग होते हैं अपने से निर्धन या कमज़ोर लोगों पर शोषण करते रहते हैं। एक के पास पूंजी होती है और दूसरे के पास श्रम, लेकिन वो जिसके पास श्रम होती है वह अपने श्रम को बेचकर भी अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो दूसरी तरफ जो है व्यक्ति जिसकी वो पूंजीपति है वह इन श्रमिकों के श्रम से जो उत्पादन में वृद्धि करता है उसके बेनिफिट से जो है वो दिन प्रतिदिन दिनों दिन जो है वो उसकी स्थिति में सुधार होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शोषक वर्ग है उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, जिस पर वो काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी जो है वो लगन से काम करता है। तो ये इसका जो वर्ग संघर्ष है मार्क्स का, उसको उसने बताने की प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है इसकी आलोचना की गई है विचारकों के द्वारा। तो उसकी जो है वो आलोचना क्या है, क्योंकि जो वर्ग संघर्ष की जो भावना है किस प्रकार पूंजीवादी के के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसे स्पष्ट करने के लिए कोकर एक विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है। ठीक है, उन्हें वह संगठित समुदायों उनके वह जो संगठित समुदाय है उसमें एकत्रित कर देती है और उनमें वर्ग चेतना की जो भावना है वो जागृत कर देती है या प्रादुर्भाव उनका हो जाता है, और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के बाद क्या होता है, विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है और उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका जो अधिनायक जो अधिकाधिक जो है वो शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जो ये मजदूर वर्ग है, चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा है तो इनमें जो है चेतना जागृत होती है और ये लोग जो हैं आपसी सहयोग के माध्यम से संगठित होने लगते हैं और पूरे विश्व के जितने भी इस तरह का शोषित क्लास है वो संगठित हो जाता है और इस तरह से वह जो है पूंजीपतियों के अगेंस्ट जो है वो क्रांति के माध्यम से जो है वो उसका विनाश कर देता है और पूरे समाज में सिर्फ एक वर्गविहीन समाज बनता है और जो मजदूर सभी मजदूर रहते हैं उसमें जो है सभी लोग काम करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो काम नहीं करता है और सबको जो है वो उसकी ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार उसमें जो है वो उसको दिया जाता है। वो अब क्षमता के अनुसार काम करता है और आवश्यकता के अनुसार उसको लाभ मिलता है और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो सभी जो है उस पर सामाजिक स्वामित्व जो है वो स्थापित होता है। तो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब हम इसकी आलोचना देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसकी पहली जो आलोचना की गई है, यह कहा गया है कि जो सामाजिक जीवन का मूल तत्व जो है सहयोग और संघर्ष नहीं, सहयोग है संघर्ष नहीं। मार्क्स ने क्या कहा कि जो इतिहास का जो ये काल है वो सिर्फ संघर्ष ही इसमें होता है। उसने सिर्फ एक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया है कि सिर्फ जो ये मार्क्स की जो ये धारणा है कि सिर्फ जो संघर्ष होगा इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संघर्ष ही उसने माना है कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। मानव समाज जो है कभी भी समाप्त हो गया जो होता गया है और संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, सहमति भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं और मानव समाज इसी पर टिका होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ संघर्ष पर टिका होता है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के पारस्परिक सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। ऐसा नहीं कि संघर्ष पर होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और मार्क्स ने सहयोग के तत्वों की उपेक्षा करते हुए संघर्ष के तत्वों पर अधिक बल दिया है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है, जिसे मार्क्स के दर्शन में रचनात्मकता का जो है वो इस तरह से अभाव देखने को मिलता है। दूसरी जो इसकी आलोचना की गई है वो कहा गया है कि समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं है। जो मध्यम वर्ग जो होता है उसकी उपेक्षा की है उसने मार्क्स ने। तो जो मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स ने समाज में दो वर्ग को ही मानते हैं, किंतु वास्तव में समाज के अंतर्गत केवल दो ही वर्ग नहीं होते।
वरन उसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी होता है जो बुद्धिजीवियों का वर्ग होता है या मध्यम वर्ग होता है। उसके समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया किंतु उसके द्वारा मध्यम वर्ग का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, और उसने अपने सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी ये रही है कि जो वकील है, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, टेक्नीशियन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्ग में आते हैं, और इन्होंने भी समाज के विकास में सदैव जो है सर्वाधिक जो है वो महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की है। तो मध्यम वर्ग का स्वरूप इनकी समस्याएं और आवश्यकताओं दोनों वर्गों में नितांत भिन्न भिन्न और पृथक पृथक है, और इस कारण उस पर पृथक विचार करना नितांत आवश्यक होगा। मतलब उसने उसको बोला है कि वो अंततः जो है वो मजदूर वर्ग में ही मिल जाएगा, और वो उसका पूरी समाप्ति करने की बात की है मध्यम वर्ग की अपने सिद्धांत के अंतर्गत, जो है वो सही नहीं है, क्योंकि और भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी समाज में रहते हैं, और उनका भी समाज के विकास में उतना ही योगदान होता है जितना कि पूंजीपति और जो शोषित वर्ग या जो उत्पादक वर्ग हैं उनका होता है। तीसरी जो आलोचना इनकी की गई है वो कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है। इन्होंने सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग दोनों को एक ही माना है, जो गलत है। मार्क्स की एक त्रुटि यह है कि उसने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को एक मान लिया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना जो है वो गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर भी बांटा जाना चाहिए, अन्यथा हमारा अध्ययन अधूरा रह जाएगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का कारण संभवतः यह था कि वह वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टिकोण से करना चाहता था। इस प्रयत्न में अनेक त्रुटियों को जो है वो जन्म दिया। जो ये बहुत सारे लोग जो हैं जो अलग अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आर्थिक वर्ग ही होता है, सामाजिक वर्ग भी होता है, और इसकी उसने उपेक्षा की है, जो सही नहीं है। चौथी जो इसकी आलोचना की जाती है कि क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। ये उन्होंने कहा कि क्रांति जो है वो श्रमिक वर्ग करेगा। मार्क्स के द्वारा जो वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना की गई है, लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास जो है इस बात का साक्षी है कि अभी तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं किया गया, वरन बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग के द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, उनके द्वारा किया गया है। और मार्क्स के अनुयायी जो हैं लेनिन जो हैं ने इस बात को स्वीकार करते हुए एक स्थल पे कहा भी है कि जो है सिर्फ जो है वो मजदूर वर्गों के द्वारा क्रांति नहीं की जा सकती। अगली जो इनकी आलोचना की जाती है कि वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल, जो वर्ग की जो भावना है, यहाँ यह सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सर्वाधिक प्रबल होती है, यह भारी भूल है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना जो होती है वो प्रबल होती है, और इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूरों और जो पूंजीपति वर्ग हैं उनका विरोध करते हैं। तो द्वितीय जो महायुद्ध हुआ था के समय स्टालिन द्वारा सोवियत संघ के व्यक्तियों से वर्गीयता और साम्यवादी भूमि के नाम पर ही नहीं बल्कि सोवियत भूमि या मातृभूमि के नाम पर भी अपील की गई थी। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि सिर्फ राष्ट्रीयता या वर्गीयता की जो भावना है वो प्रबल होती है, तो वो सही नहीं है। अगली जो इनकी आलोचना की गई है वो कही गई है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या उन्होंने की और कहा कि इतिहास जो है वो संघर्षों का प्रतिफल है, जो संघर्ष होते हैं जो हुए हैं उन्हीं से जो है वो विकास करते करते जो आज का जो है वो स्वरूप आया है। यह सोचना कि संसार का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। धर्म शक्ति प्रदान करने की इच्छा
भूमि और मानवीय भावनाएं तथा दुर्भावनाएं सदैव ही संघर्ष के में महत्वपूर्ण कारण होती हैं। मतलब इन सब वजहों से, इन सब कारणों की से भी जो है वो संघर्ष होते हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि समस्त जो है सिर्फ दो वर्ग हैं, इतिहास का जो वर्ग संघर्ष है वो सिर्फ इसमें एक ही जो है वो फैक्टर काम करता है, और वही बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे धर्म है, जाति है, इच्छा है, भूमि है, मानवीय जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, इन सब के कारण भी जो है वो वर्ग संघर्ष हो सकता है या होता है समाज में। अगली जो इनकी आलोचना की गई है वो कहा गया है कि मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं है। इन सब के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष की जो धारणा के आधार पर पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना की जो असंभावना व्यक्त की गई है वह ठीक नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद में निहित दोषों के आधार पर उसके अंत की भविष्यवाणी करता है, किंतु यह भूल जाता है कि पूंजीवाद में सुधार की गुंजाइश है। इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे विकसित देशों में श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार कर श्रमिक वर्ग के असंतोष को कम किया गया है और श्रमिक वर्ग जो हैं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है और पूंजीपतियों की संख्या तथा शक्ति में भी निरंतर कमी होती जाएगी और पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के संघर्ष में श्रमिक ही अवश्य में विजयी होंगे आदि जो ऐसी जो कल्पनाएं जो की गई हैं मार्क्स के द्वारा और जो अनुभव बताता है वो दोनों में बहुत अंतर दिखता है, क्योंकि अब आज के वर्तमान युग में ऐसे बहुत सारे जो पूंजीपति कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वहाँ पे उनके मज़दूरों को, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर में उनके असंतोष को दूर किया गया है, उनके जीवन स्तर को ठीक किया गया है और उनको जो बेसिक सुविधाओं के अलावा भी जीवन के और भी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वह उनको उपलब्ध कराया गया है। और इस तरह से जो वर्ग संघर्ष की जो बात की गई है वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है अभी तक, जिसकी कल्पना उन्होंने कही कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीपति वर्गों का नाश हो जाएगा और एक समाजवाद एस्टैब्लिश्ड होगा जिसमें समानता होगी और लोगों को उनके ज़रूरत, उनकी एबिलिटी के अनुसार जो है उनको काम मिलेगा और उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है उनको जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। तो ये ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ग संघर्ष की जो धारणा है इसका मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर कैरियू हंट ने लिखा है कि मार्क्स का यह विचार है कि मनुष्यों के समस्त झगड़े जो हैं वो वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, तथापि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उसका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा युक्ति महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में यह जो है वो मिथ्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वो जो है पूरी तरह से जो है वो सही नहीं है और उनके विचार उस समय की जो घटनाएं थी, उस समय जो परिस्थितियां थी उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दी थी। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी चीज़ें हैं जो चीज़ जिसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो उन सब चीज़ को ध्यान मतलब देने से जो है और भी ज़्यादा इसको व्यावहारिकता मिल जाती। लेकिन उस समय में ये क्रांति के रूप में ये सारे विचार आए और बहुत सारा परिवर्तन हुआ समाज में। पूंजीपतियों को विवश होना पड़ा मज़दूरों को उनके अधिकार देने के लिए, उनको अच्छी जीवन देने के लिए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो विश्व के जितने भी मज़दूर हैं उनको उनकी जीवन स्थिति में सुधार आई और एक तरह से पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के मज़दूरों में एक यूनिटी जो है वो आई। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो ये था उनका कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आई थिंक आपको समझ में आया हो। बहुत जल्द हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।